सफल होगी तेरी आराधना। दादी से कहती है माफी मांग लेनी चाहिए, थोड़ा सीरियस होकर करते हैं। देखो आराधना, माफी मांग रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैसे 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 बात करें, कैसे बात करें? I'm really sorry, Aradhana. It was an honest mistake. I'll try to be my best. I will not do it again. हिंदी में मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्या करूं? इंग्लिश में उससे अगर बात करता ना, उसे लगता है मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूँ। हिंदी मुझसे बोली नहीं जा रही, मुझे लगता है कि मैं मराठी ट्राई करता हूँ। हाँ, बेस्ट है। मराठी सीख के एक वॉइस नोट भेज देता हूँ, काम खत्म। सामने जाके बात करने की भी जरूरत नहीं है। हे अलीशा, आई एम सॉरी को मराठी में क्या बोलते हैं? मला माफ करा। माला माफ, मला माफ करा। हे अलीशा, मराठी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। को क्या कहते हैं? माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली। अभी किस मराठी लड़की को लेकर आए हैं आप? मैं कर रही हूँ ना आपके सारे काम, फिर क्यों आप रोज रोज नए नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं? क्या? अरे ये it's not a new staff member, it's an AI voice. मतलब कंप्यूटर जरिए आवाज आ रही थी, स्टाफ की नहीं। कंप्यूटर से अगर आप बात करो तो वो जवाब देती है। हाँ, जरूर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या ढूंढ क्या रही हो? स्वतःला मोठं शहाणं समजतात, पण खरं तर मूर्खच आहे ते। हाँ? ये लीजिए। विनायक आपको ढूंढ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए आपके पास लेकर आती हूँ। बात तो सुनो। एलिशा, क्या करूं इस लड़की को मराठी में क्या बोलते हैं? मी या मुलीचं काय करू? मी गधा आहे। यू डोंकी। भगवान का बहुत शुक्र है कि तुम आ गई। असल में मैंने देविका के साथ मिलकर तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए मुझे लग रहा था कि इस बार तुम मेरी मदद नहीं करोगी। लेकिन देखो ना, तुमने ये बात साबित कर दी है कि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। बस तुम मुझे एक मौका और दे दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। सच मुझे क्या लगता है ना कि हम वो रिकॉर्ड रूम में जो सबूत रखे हैं, किसी पुलिस वाले को रिश्वत देकर सबूत मिटवा देते हैं। वो चाकू पर जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर वो हट जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है प्रशांत, तुम करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी किसी भी हरकत में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम यहां तुम्हारी मदद करने नहीं आए हैं प्रशांत। आज भी हमें अपने जुल्मों की दास्तान याद है, इसलिए अब हमसे किसी भी मदद की कोई भी उम्मीद मत रखना। तो इनका तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम इस तरह से मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती हो। याद रखना, तुम भी फंसोगी इसमें। मेरे पास भी तुम्हारे बहुत सारे राज हैं। अगर मैंने माधव को ये बता दिया ना कि तुमने दामिनी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की थी, तो क्या होगा? हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे सर पर से छत छीनी जाएगी। ऐसा क्या अनोखा खो देंगे हम जो आज तक हमने नहीं खोया? बहुत धोखा खाया है हमने जिंदगी में। इस दुनिया ने, इस समाज ने हमसे बहुत कुछ छीना है, इसलिए अब कुछ भी खोने का डर नहीं है हमारे अंदर प्रशांत। नहीं, जाओ ना, जाकर माधव को शौक से बता दो हमारी सच्चाई। देविका ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन एक
थप्पड़ के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। माधव और हमारे बीच के जो रिश्ते की नींव है ना, वो इतनी मजबूत है कि तुम्हारे जैसी हल्की हवाएं उसे नहीं उजाड़ पाएगी। हम मानते हैं कि हम कभी चाहते ही नहीं थे कि माधव को कोई बच्चा हो, लेकिन विनायक पैदा हो गया। इस दुनिया में उसके आने के बाद हमने उसे कभी नहीं अपनाया, लेकिन सच बात यह भी है कि उस बच्चे पर हमने कोई खरांच नहीं आने दी। लेकिन तुमने क्या किया? उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश की ना। अगर उसे यह पता चला कि तुमने उसके बच्चे विनायक को मारने की कोशिश की, तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए ये खोखली धमकियां हमें देना बंद कर दो प्रशांत। इनका, अगर तुमने मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो यहां आई क्यों? मेरी मजबूरी का तमाशा देखने। पुलिस जी बस पहुंच ही रहा हूं। सब रेडी है ना? साहब जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, मैं तो बस। आप ऑफिस नहीं जा सकते। देखिए, डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि वो नकली दवाइयों का असर खत्म होने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। तब तक आपको सिर्फ आराम करना पड़ेगा। ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस नहीं जा रहा मैं टहलने जा रहा था। इस वक्त इतनी दोपहर में टहलने जा रहे हैं? हाँ, दोपहर में टहलने नहीं जा सकते क्या? मतलब इस पर टैक्स लगता है। और ये बीवी वाला ड्रोब मत झाड़ो मुझ पर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ भी नहीं जो बीवियों वाला रौब झाड़ूंगी। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, इसलिए मैं कह रही थी। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ पता है, आराधना, वो मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो। आराधना दीदी, आप क्यों बड़े भैया को सुबह से इतना सता रही हो? बेचारे सुबह से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं कर रहे आपके लिए, बस वो आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ ना और माफ कर दो, उन्हें मान जाओ। चंदा दीदी, लगता है आप भी ना मेरी काशी दीदी की तरह कुछ ज्यादा ही पिक्चरें देखने लगी, इसलिए आपको वो भी दिखाई दे रहा है जो है भी नहीं। चलिए अब आम भी सुखाने। मान जाओ। इनका, तुम पुलिस लेकर आई हो? शायद हमारा पीछा करते करते पुलिस यहाँ पहुंच गई हो। अच्छा, और तुम्हें पता भी नहीं चला? हाँ? शायद हमने जानबूझकर हमारा पीछा करने हमने दे दिया। इनका, तुम्हारी हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। याद है ना, बरसों पहले हमने एक समझौता किया था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याद है कि नहीं? हाँ, अच्छी तरह से याद है। लेकिन इस समझौते को तोड़ने की कोशिश सबसे पहले तुमने की है प्रशांत द्विवेदी। अपनी खुदगर्जी में तुम अपने बच्चों को भूल गए, पर हम नहीं भूले। तुम्हारी पत्नी के रूप में आज भी हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की मां होने के नाते हर विष हम पी लेते हैं, हर दर्द हम सहन कर लेते हैं। जब खुद को हम आईने में देखते हैं ना, तो हमें घिन आती है, पर हम नहीं। ये जो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र हमने पहना है ना, ये हमारे लिए गले का फंदा है। घुटन महसूस करती हूं मैं इसमें। जो सिंदूर हम लगा रहे हैं ना, हमारी मजबूरी बन गई है। अगर इस समाज का डर नहीं होता, हमारे बच्चों की परवरिश की बात नहीं होती, तो बहुत पहले खुद को हम इस रिश्ते से आजाद कर चुके होते। सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम ये खून के आंसू पी रहे हैं और जी रहे हैं। बार बार अपने दिल को तसल्ली देते जा रहे हैं कि पति का प्यार, ये रिश्ता हमारे नसीब में नहीं है तो ना सही। हमारे ससुराल से किस्मत में हमें कुछ नहीं मिला तो ना सही, लेकिन हमारे मायके में हमें
और हमारे बच्चों को उनका हक जरूर मिलेगा, और यह हक दिलाने में हमारे बच्चों के पिता हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे बच्चों का पिता इतना मतलबी निकला कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने कभी भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा अहम था उसके लिए। क्यों दे रही हो इस वक्त मुझे ये ज्ञान? तुम चाहती क्या हो तुम? अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनके नाम के सामने तुम्हारा नाम लगा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है, नहीं जानते। हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि वो अपने पिता के नाजायज औलाद हैं। उन बच्चों के बारे में हम क्या ही कहें। 2 बच्चे पैदा करने के बाद तो हमें पता चला कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है, तुम्हारी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद तुमने हमसे शादी की और हमने शिवानी और आर्यन को जन्म दिया। लेकिन कानून की नजरों में एक ब्याती पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी शादी की, जो जुर्म है, क्योंकि उनके हिसाब से ये पवित्र रिश्ता कोई खेल नहीं है, एक औरत की पहचान है, उसका वजूद है। इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया है कि अगर कोई भी इंसान एक ब्याती पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी औरत से शादी करता है तो इस शादी के कोई मायने नहीं रहे, और उस गैर कानूनी रिश्ते की वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा नाजायज कहलाता है, जिनका अपने पिता पर, उनकी जायदाद पर कोई हक नहीं होता। कल को तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे हमारे सामने आकर अपना हक मांगेंगे और हमारे बच्चों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। समाज में हमारे बच्चों का अस्तित्व हो, कल को हमारी शिवानी की शादी एक अच्छे घर में हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये जो मंगलसूत्र है ना, काली मोतियों की माला पहनकर हम घूम रहे हैं। अपनी खुशी की खातिर तुमने हमसे शादी की ना, हमारे परिवार का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में अपना सिक्का जमा लिया, पर बदले में हमें क्या मिला? शर्मिंदगी, बदनामी, इस रिश्ते का बोझ मिला हमें। वाह प्रशांत वाह, आज अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए तुम हमारे बेटे आर्यन का इस्तेमाल कर रहे हो। बस बंद करो अपनी ये बकवास। कानून की नजर में हमारी शादी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे निभाने के लिए तैयार था। मैं अपने बच्चों का पिता बनके उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मना किया और तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपने भाई के घर, अपने माँ बाप के घर चली गई। बस प्रशांत बस, ये मेनका कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगती और वो अपना हक किसी के साथ बांटती नहीं है। इसलिए तुम्हारे साथ हमने ये रिश्ता नहीं निभाया। चले गए थे हम अपने मायके, भरोसा था हमें अपने घर वालों पर, अपने भाई पर। इतने सालों से उस परिवार की हमने इतनी सेवा की, दिन रात, तो हमें लगा कि हमें और हमारे बच्चों को वो हक मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो माधव भी तुम्हारी तरह हमें धोखा दे गया। सारी प्रॉपर्टी उसने ट्रस्ट का नाम कर दिया, जो 18 साल बाद सिर्फ और सिर्फ विनायक को मिलेगा। उस धोखे से आज तक हम उबर नहीं पाए हैं, और अब तुम जाकर उस देविका का साथ दे रहे हो और माधव की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना रहे थे तुम। अगर तुम्हारी नियत होती तो तुम ये प्रॉपर्टी अपने बेटे या फिर हमारे नाम कर देते। तुम्हें क्या लगा? तुम माधव की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दोगे ताकि तुम्हारी पत्नी यानी कि ये मेनका, इस मेनका को
तुम अपने पैरों तले रौंद के रखो। छोटी छोटी चीज के लिए ये मेनका तुम्हारे सामने घुटने टेके तुमसे भीख मांगे। लेकिन प्रशांत, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेनका कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। मेनका जो भी चाहेगी वो खुद हासिल करेगी, अपने मंसूबों को खुद वो पूरी करेगी। अब सामने होगी मेनका की मंजिल और उसका रास्ता, और इस राह में हम किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे। अच्छा मेनका, अब मैं समझा कि तुमने आराधना के साथ मिलकर देविका को अपने रास्ते से क्यों हटाया, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारे आगे आने वाले प्लान में देविका तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगी, है ना? हमने देविका को रास्ते से सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि वो बेकाबू हो गई थी। माधव का प्यार उसका सर चढ़कर बोलने लगा था। माधव को अपने काबू में रखने के लिए नकली दवाइयां देने लगी थी वो माधव को, और अगर वो शादी करके इस घर के अंदर आ जाती ना तो हम सबको बाहर निकाल देती। इसलिए हमने देविका को उस घर से निकाल दिया। और वो लड़की आराधना, वो हमें कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो लड़की गाय है। उसकी लगाम हम किसी भी वक्त खींच सकते हैं। उस लड़की को अपने हाथों के नीचे दबोच के रख सकते हैं। इसलिए हमने आराधना का साथ दिया। तुम्हें जेल भेजकर एक अध्याय तो खत्म कर दिया है हमने, और माधव की बर्बादी के साथ हम दूसरा अध्याय भी खत्म करेंगे। मेनका, मेनका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को। आज तो तुमने मुझे धोखे से फंसा दिया, लेकिन यह प्रशांत द्विवेदी बाहर आएगा और फिर तुम पछताओगी। बड़े भैया, ये क्या हुआ है? ये मिट्टी कैसे लगी है? आपको फिर से चक्कर तो नहीं आए थे? आप कहीं गिरे थे क्या? कोई चोट आई है? मुझे दिखाइए। नहीं, मुझे चोट नहीं आई है। हाँ, मैं गिर गया था, पैर फिसल गया मिट्टी में, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी लग गई इधर। फिक्र मत करो आराधना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, रिलैक्स। अभी फ्रेश होके आया था, मैं ठीक हूँ। ओके? लेकिन साहब जी गए कहाँ थे? बड़े भैया, प्रशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कहाँ छिपा पड़ा था वो, और किसने अरेस्ट करवाया? मेनका जीजी ने पकड़वाया। ए, तुम ठीक हो? देखो शिवानी, तुम और आर्यन मेरे लिए विनायक जैसे ही हैं। तुम लोगों में मैं कभी भेदभाव रख सकता हूं? नहीं ना? एंड आई प्रॉमिस कि जब तक मैं हूं एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। हर फरमाइश पूरी करूंगा, हर जरूरत पूरी करूंगा मैं। ओके? जीजी, दीदी, आप ठीक है ना दीदी? थैंक यू सो मच। आपने निस्वार्थ होकर पुलिस और कानून का जैसे साथ दिया है, काबिले तारीफ है। आपने खुद से पहले, अपने बच्चों से पहले परिवार के बारे में सोचा। हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय दिलवाया आपने, सच का साथ दिया है आपने,
इतने एहसान है आपके कि मैं कभी शायद इन्हें चुका नहीं पाऊंगा। माधव, अपनों पर कोई एहसान नहीं करता। अपनों के लिए जो भी किया जाता है ना, वो हमारा फर्ज होता है। ये घर, ये परिवार हमारे और हमारे बच्चों का भी है। और रही बात प्रशांत की, एक ना एक दिन वो जरूर अरेस्ट हो जाता, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही हम उसे अरेस्ट करवा दें। उसके पाप का घड़ा भर चुका था, उसे तो भुगतना ही था। आपने उसे ही सजा नहीं दी, साथ ही साथ इस परिवार को न्याय दिलवाया है देविका से। अगर आप दादी और आराधना की मदद नहीं करती ना दीदी, तो हमारा परिवार तो बिखर जाता। न जाने कैसा पहाड़ टूट पड़ता हमारे परिवार पर। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमेशा अपने फर्ज से ज्यादा हम पर एहसान किए हैं। मैं सच कह रहा हूं दीदी, मैं इन एहसानों के तले बस दबा हुआ हूं। मैं कैसे चुका पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विनायक, हेलो। आप मिसेस भारद्वाज बोल रही हैं? हाँ कहिए। आप जल्दी से चौक वाले चौराहे के पास आइए। आपके पति यहाँ आए थे और अचानक बेहोश हो गए। आप जल्दी आइए। आप मिसेस भारद्वाज हैं? हाँ। आपके पति अंदर हैं। लेकिन आप हैं कौन और साहब जी यहाँ क्यों आए? आप अंदर जाएंगी? ये सब क्या है? मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गई हूँ? साहब जी आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ, किसी से झूठ बुलवा के तुम्हें यहाँ जरूर बुलाया गया है। अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। घर वालों से तो यहाँ पे सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूं। सुबह से मैं तुमसे घर पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। सच कहूंगा रात, तो मुझे माफी मांगना आता ही नहीं। शायद सब लोग सच कहते हैं, सॉरी कहना ही नहीं आता मुझे। कभी बोला ही नहीं, दामिनी से भी नहीं। तो ठीक है, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। कैसे आराधना, कैसे समझ जाती हो तुम? हमेशा कैसे सबकी बातें समझ लेती हो? हाँ। आज मुझे बोलने दो, क्योंकि आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मेरे किए की माफी मांगने के लिए सही हो। तुम्हें याद है, एक बार तुमने मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए एक प्यारी सी मूर्ति बनाई थी। उस इंसान की मूर्ति जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और आज एक मूर्ति मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उस इंसान की मूर्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। वैसे देने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था आराधना, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें कपड़े, गहने, बाकी चीजें। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि तुम्हें वो दूं जो तुम्हें पसंद है। देखो, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड मूर्तिकार तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत तो मैंने ही की थी। इसका ढांचा मैंने बनाया था,
उसके बाद ऑब्वियसली मुझे मूर्तिकार की जरूरत पड़ गई। आई होप तुम्हें पसंद आया। ये सिर्फ मेरे सॉरी कहने का एक तरीका है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। आज तक मैंने तुम्हें जितने दुख, जितने तकलीफ, जितने दर्द दिए ना, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो आराधना। आई एम सॉरी। तुम्हारी शादी तो करना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। सच तो यह है आराधना कि शादी मेरे लिए 7 जन्मों का टूट रिश्ता है, कोई मजाक नहीं है। इस रिश्ते को निभाने का बस एक और मौका देता हूं। पूरी जिंदगी पूरी शिद्दत के साथ 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। पिछली बार मंडप में इस रिश्ते की निशानी, इस मंगलसूत्र को मैं नहीं लेकर आया था, लेकिन आज ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूं। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी। मैं नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस शादी को हमेशा मानूंगी। लेकिन आप पर इसे निभाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन तुम नहीं साहब जी, अभी आप माफी मांग रहे हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए आपको बुरा लग रहा है। मेरे दर्द, मेरी तकलीफों के लिए आप खुद को दोषी मान रहे हैं, इसीलिए मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन गलत हालातों के लिए आप खुद को दोषी मत मानिए साहब जी। और आप कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, इस शादी को निभाएंगे, और मैं जानती हूँ कि आप इसे निभाएंगे भी। पर ये कैसी शादी होगी? देविका ने हमारी जिंदगी में आकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने मुझे असली शादी का मतलब समझाया है, मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मुझे किस तरीके की शादी चाहिए। याद कीजिए साहब जी, जब देविका हमारी जिंदगी में आई थी तब आपने क्या कहा था? इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी पत्नी होने का दर्जा भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। वही सब बर्दाश्त करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है साहब जी। देविका हमारे बीच आई, ये तलाक हुआ और आप आजाद हो गए, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए वो जगह ना ही तब थी और ना ही आज है। आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में ना ही पहले कभी देखा था और ना ही आगे देख पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप मुझे विनायक की माँ के रूप में इज्जत देते हैं, मेरी परवाह भी करते हैं, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये शादी एक मजबूरी में हुई थी और आपके लिए हमेशा से एक समझौता था, और आज भी शायद समाज या इस परिवार के दबाव में आकर आप इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसे निभाना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मजबूरी में या इस परिवार के दबाव में इस परिवार की खुशी के लिए इस शादी को निभाएं। अब ऐसा आधा अधूरा रिश्ता मुझे भी मंजूर नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं ना, तो आप अपने तलाकनामे को अदालत में दाखिल करवाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस शादी का मुखौटा पहने रखना है तो फिर वो आपकी मर्जी होगी।
लेकिन एक दूसरे के सामने हम हमेशा सच ही बोलेंगे। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आज के बाद कभी आपके कमरे में नहीं रहूंगी। मैं आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से सिर्फ इस रिश्ते को निभाती रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है। तो आप अपनी मर्जी से अपने लिए ये फैसला ले सकते हैं और मुझे आपका हर फैसला मंजूर रहेगा। तू क्यों मुझे ऐसे देख रहा है? तुझे क्या लगता है विनायक, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मैं आज तक चाहकर भी कभी तुझे तेरा पूरा परिवार नहीं दे पाई, और आज जाकर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो मैंने उनका साथ देने से मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है विनायक। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो दुनिया के सामने ही रहेगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं आपके कमरे में नहीं रहूंगी। अब कोई मजबूरी नहीं है, ना ही कोई समझौता है और ना ही कोई बंधन है, और आप आजाद हैं। दादी मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। कोई इस बात को समझे ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि साहब जी के लिए हमारी शादी हमेशा से एक मजबूरी ही थी। आज भले ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और इस समाज के लिए या फिर इस परिवार के लिए वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका और मेरा कोई मेल है ही नहीं। और अब मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी दबाव में आकर कोई समझौता करे। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ दादी। वो मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते मुझसे प्यार। वो तुम हमसे क्यों माफी मांग रही हो, जबकि तुम आज भी हमारे पोते के बारे में ही सोच रही हो, उसी की खुशियां ढूंढ रही हो। एक औरत होने के नाते हम इतना जरूर समझते हैं, इन 3 महीनों में माधव की पत्नी बनकर तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन हमारी बूढ़ी आंखों का तजुर्बा तुमसे दुगना है। आज जो हम कहने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना। एक औरत को ही हमेशा सर्वगुण संपन्न का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपना घर, परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी सब कुछ दिल और दिमाग के सही तालमेल से संभाल लेती है। पर मर्दों का तालमेल बहुत ही कमजोर होता है। उन्हें तो बस यही लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो बहुत मजबूत है, लेकिन सही मायने में तो बड़ी से बड़ी बातें तो दूर, छोटी से छोटी बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती। उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही एक जंग छिड़ी होती है। औरतों का दिमाग उनके दिल में होता है, मर्द भावनाओं से नहीं, तर्क से जिंदगी जीते हैं, इसलिए उन्हें दिल की बातें तो कभी समझ में आती ही नहीं है। वो वही कहते हैं जो उनका दिमाग कहता है। असल में जो ये बोलना चाहते हैं वो तो कभी इनकी जुबान पर आता ही नहीं। हम जानते हैं अपने पोते को, वो धोखेबाज नहीं है।
अपनी मोहब्बत और नफरत दोनों ही बेहद करता है। अपने एहसासों को टूटकर शिद्दत से जीता है हमारा माधव। जब उसने दामिनी से प्यार किया तो इस कदर शिद्दत से प्यार किया कि आज तक किसी पराई लड़की को देखना उसे दामिनी के साथ धोखे जैसा लगता है। क्योंकि जबकि उसके दिल में किसी और की तस्वीर छप चुकी है, उसका दिमाग ये मानता ही नहीं। वो इस पर्दे को हटाना ही नहीं चाहता। थोड़ा झल्ला है हमारा पोता, उसे वक्त जरूर देना, वो लौटकर जरूर आएगा, किसी समझौते या मजबूरी में नहीं। इस बार अपने रिश्ते को निभाने के लिए, अपने प्यार को निभाने के लिए लौट कर आएगा। तुम यहाँ कैसे आई? 340 रुपए में। क्या? प्राइवेट टैक्सी चलती है, उसी से आई थी मैं। ये देखिए फोन पे मैंने किराया भरा था। तुम मेरे कमरे में कैसे आई? किसने तुम्हें परमिशन दी? कितना भी डांट लीजिए, मैं आपसे डरने नहीं वाली हूँ। आप चिल्ला लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? हाँ तो अब इस कमरे में रहती हूँ ना मैं, और अगर रहने के लिए कमरा बांट रहे तो कपड़े रखने के लिए अलमारी भी तो बांटनी पड़ेगी। नो, नहीं। पहले तो जबरदस्ती तुम मेरी जिंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में आ गई, मेरे कमरे में आ गई, अब मेरी कबर्ड का हिस्सा भी चाहती हो? नो, नॉट एट ऑल। सच अ पेन यू आर। क्या पेन? सर का दर्द हो तुम। कसला खडूस आहे हा, समजूतदारपणे बोलता पण येत नाही, बुड्ढा खुसट झालाय हा। समझू बमजू क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? भाषा में बोलो जो मुझे समझ आता है। इतने खड़ूस है आप, तमीज से बात भी नहीं कर सकते? मैं खड़ूस हूँ? तो अब ऐसे ही इस कमरे में अकेले बंद रहेंगे और फिर किसी से बात नहीं करेंगे और जिंदगी में एक छोटी सी अलमारी तक नहीं बांट सकते आप, तो आगे जाके तो बुड्ढे खुसट ही हो जाएंगे ना। ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो आपको बुखार है तो मैं ठंडी पट्टी लगा रही थी। ये झूठा दिखावा और ढोंग की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? देखो मैंने कहा ना दूर हो जाओ। बात समझ में आई तुम्हारी? दूर हो। नहीं, मुझे जाओ लगाने ऐसे। दीजिए। मैंने कहा ना मेरे करीब मत आना। मुझे पट्टी अरे जबरदस्ती लगाने करोगी मेरे साथ? अरे बात नहीं समझ। क्यों इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? इसका खत्म हो जाना ही बेटर है। इतना क्या सोच रहे हो एमडी? सोच नहीं रहा, पछता रहा हूं दामिनी। जो बुरा मैंने आराधना के साथ किया उस बात का पछतावा है। कितना अत्याचार किया मैंने उस पर, शायद उसी बात का अफसोस है। अफसोस क्यों? माफी तो मांग ली ना तुमने, और तुम्हें माफी भी मिल गई, फिर कैसा अफसोस? कहीं आपको इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा कि आपने उसे खो दिया? नहीं दामिनी, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि आखिरी सांसों तक एक दूसरे को चाहेंगे, और हमारा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। तो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऑफ कोर्स करता हूं, बहुत करता हूं, शायद पहले से और भी ज्यादा। मुझसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के लिए कुछ महसूस ही नहीं कर सकते। याद है जब आपने मुझे प्रपोज किया था तो आपने क्या कहा था?
कि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। वो तो ऐसी दस्तक है जो बिना आहट किए दिल में बस जाती है और फिर कभी नहीं जाती। अब आपको अपने दिल से पूछना है, उसमें आराधना के लिए प्यार बसा है या नहीं। अपने दिल की सुनिए एमडी, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिएगा एमडी, आपका दिल कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अरे शांत हो जाइए। अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। शांत हो जाइए, रिलैक्स। देखिए आपको गोली लगी थी। हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो, हटो। प्लीज आप शांत हो जाइए। आपके मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए रखा है। अभी वो घर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आपको अब कैसा लग रहा है? एमडी, मुझे एमडी से मिलना है। मुझे एमडी कहाँ है? माधव जी भी आपका पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, घर गए हैं। आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। आपके माता पिता ने पुलिस से बात कर ली है। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगी, आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना होगा, ताकि आपका इलाज पूरा हो सके और आपकी दिमागी स्थिति ठीक हो सके। इनको पूरी तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक आपको यही ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एमडी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं। इस रिश्ते को निभाने का बस एक और मौका देता हूं। पूरी जिंदगी 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा। ये क्या है? कृपया करुण बाहर जा। बाहर जाना है? लेकिन अब क्या हुआ है? देविका, नर्स, नर्स, वो वार्ड में जो पेशेंट थी वो कहाँ है? किसी टेस्ट के लिए लेके गए हैं उसे? नहीं, जब मैं रूम में गई थी तो वो पेशेंट वहीं थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे नहीं है। गार्ड! यस मैम। जल्दी ढूंढो वो पेशेंट को, वो बहुत खतरनाक मुजरिम भी है। पुलिस केस चल रहा है उस पे, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। जाओ, चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये चिट्ठी किसने भेजी है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।